मार्च, अप्रैल, नहीं, मई। हिंदी हिंदी, अंग्रेजी कैलेंडर नहीं, हिंदी हिंदी। महीने में कितने पक्ष पड़ते हैं? कितने पक्ष पड़ते हैं? ये भी नहीं पता। दोस्तों, हमारे हिंदी पंचांग यानी कैलेंडर के हिसाब से 12 महीने में जो हर महीने पड़ते हैं उनके क्या क्या नाम हैं और हर महीने कितने पक्ष पड़ते हैं, क्या आप ये जानते हैं? चलिए, ये जानने के लिए मैं अपने परिवार के कुछ लोगों से ये प्रश्न करता हूँ। तो चलिए मेरे साथ। मम्मी, आपको जो है हिंदी कैलेंडर के हिसाब से हिंदी महीनों के नाम जो है सीरियल से याद है? बिल्कुल। बोलिए। मार्च, अप्रैल, नहीं, मई। हिंदी हिंदी, अंग्रेजी कैलेंडर नहीं, हिंदी हिंदी। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन। गुड, वेरी गुड। दोस्तों, ये हमारे छोटे भाई हैं शत्रुघ्न जायसवाल, ठीक है। अब ये हमारे देश की युवा पीढ़ी है। अब मैं इनसे पूछता हूँ कि क्या आप जो है हिंदी कैलेंडर के हिसाब से महीनों का नाम बता पाएंगे मुझे? बिल्कुल नहीं। टूटा फूटा? टूटा फूटा भी ना बता पाएंगे कि कैसे क्या है। देखिए, ये हमारी युवा पीढ़ी है हमारे। देखिए, मैं घर से उदाहरण ले रहा हूँ, नहीं बता पा रहे हैं। बिल्कुल नहीं। तो अब देखिए, हमारे यहाँ सब जो है भाई, सब लोग हमारी संस्कृति में हमारे कैलेंडर को ही नहीं जानते हैं। तो ये हमारी ताई जी हैं। अब जो है इनसे पूछते हैं। ताई जी, आप बताइए हिंदी महीनों के नाम। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। देखिए, मुझे लगा था बता नहीं पाएंगी, लेकिन हमारी बुजुर्ग भाई हमारे घर में हैं, हमारी ताई जी और हमारी मम्मी, ये लोग बताने में कामयाब रही। दोस्तों, ये भी मेरा भाई है। इसका नाम जो है हम लोग अप्पू कहते हैं। अब स्कूल का नाम जो है इनका जो है क्या है? श्रेष्ठ कुमार स्कूल का नाम है। तो आप जो है हिंदी महीने का नाम जो है सीरियल से बता सकते हैं मुझे? टूटा फूटा तो लोगों को याद होगा ही। हाँ। जैसे नॉर्मल मैं बता देता हूँ कि होली कब पड़ती पता होगा आपको? फागुन ना, ये पता है ना हिंदी, तो ये नॉर्मल बता लेंगे। तो दोस्तों, आप देखिए हमारी, अब आपको पता है कि महीने में कितने पक्ष पड़ते हैं? 5 पड़ते हैं, मगर नाम नहीं बोले। नहीं, गलत। नाम नहीं। महीने में कितने पक्ष पड़ते हैं? ये कितने भी पक्ष नहीं पड़ते हैं? ये भी नहीं पता। चलिए चलिए मम्मी से पूछते हैं। अच्छा मम्मी, महीने में कितने पक्ष पड़ते हैं? जनवरी फरवरी कैसे बताइए ना, मालूम हो तो बोलिए नहीं पता। नहीं पता ना? अमावस जानती है, पूर्णिमा जानती हैं ना? अमावस जानती है, पूर्णिमा जानती है, लेकिन कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष नहीं जानती हैं। दोस्तों, आप लोग लगातार वीडियो पर बने रहिएगा, मैं आपको इसकी भी जानकारी पूरा डिटेल से दूंगा, पूरा डिटेल से दूंगा। थोड़ा बहुत मैं लोगों का इंटरव्यू ले लूँ घर से ही अपने। आप जानती हैं कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, अमावस पूर्णिमा जानती हैं ना? तो दोस्तों देखिए, हमारे बुजुर्ग भाई घर में हैं जो कि महीनों के नाम तो सीरियल से बता दिए, और हमारी युवा पीढ़ी तो ये भी नहीं बता पा रहे हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कि मेरी माँ ने और मेरी ताई जी ने हिंदी कैलेंडर के हिसाब से महीनों के नाम सही बताए, लेकिन महीने में पड़ने वाले 2 पक्ष वो भी नहीं बता पाई। हालांकि अमावस्या और पूर्णिमा बताने में वो कामयाब रही, और आमतौर पे लोग अमावस और पूर्णिमा जानते हैं। और हमारे भाई जो दोनों भाई थे वो हिंदी कैलेंडर के हिसाब से, पंचांग के हिसाब से वो नाम महीनों के नहीं बता पाए और पक्ष भी नहीं बता पाए। तो दोस्तों, मुझे लगा कि इस पे इंटरव्यू एक तो घर पे लेते हैं, छोटा सा, बता पाते हैं या नहीं बता पाते हैं। तो मुझे आश्चर्य लगा, तो मैं बार बार कह रहा हूँ, तभी मैं वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो पाया कि नहीं, मुझे ये वीडियो अब बनानी ही चाहिए, क्योंकि हमारा कैलेंडर में भाई जो है चंद्रमा की बड़ी भूमिका है। भाई जो अमावस्या पड़ता है, जो पूर्णिमा पड़ती है, हमारे कैलेंडर जो है इसमें चंद्रमा की बहुत बड़ी भूमिका है। इसीलिए भाई 2 पक्ष पड़ते हैं, ठीक है, महीने में 2 पक्ष पड़ते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको भाई महीनों के नाम बता देता हूँ। जी हाँ, हमारे जो हिंदी कैलेंडर के हिसाब से जो महीने की शुरुआत होती है वो चैत्र महीने से होती है। जी हाँ दोस्तों,
अंग्रेजी कैलेंडर में भाई जो जनवरी का महीना होता है, अंग्रेज़ों का जो नया साल शुरुआत होती है वो होती है पटाखों और केक से, और हमारे यहाँ जो नव वर्ष की शुरुआत होती है वो होती है चैत्र के नवरात्र से, यानी कि देवी माँ की प्रार्थना से, उनकी पूजा पाठ से हमारे यहाँ उनका आगमन किया जाता है चैत्र महीने में। इसीलिए हमारे यहाँ नव वर्ष की शुरुआत भगवान की पूजा पाठ से की जाती है। तो दोस्तों अब मैं आपको बारी बारी उन 12 महीनों के नाम जो कि मेरी मम्मी और ताई जी ने बताया, मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ। चलिए मैं आपको नाम बताता हूँ। चैत्र जो कि मार्च से अप्रैल महीने में पड़ता है, उसके बाद वैशाख आता है, अप्रैल से मई में पड़ता है, उसके बाद जेठ आता है जो कि मई और जून में पड़ता है। ठीक है, इसी तरीके सीरियल है चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, श्रावण यानी सावन, भाद्रपद यानी भादो, आश्विन यानी कि क्वार, ठीक है, कार्तिक, माघशीर्ष यानी अगहन, फिर इसको आता है पौष, पौष यानी पूस भी कहते हैं, फिर माघ, फागुन। ये हो गए 12 महीने। ठीक है, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, आप लोग इसे सुनिए भी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारी देश की युवा पीढ़ी, हमारी भारतीय संस्कृति में भाई हिंदी कैलेंडर की जानकारी इतनी तो होनी चाहिए। जैसे जनवरी, फरवरी, संडे, मंडे याद है ना, उसी तरीके भैया हिंदी कैलेंडर की जानकारी भी होनी चाहिए। जनरल नॉलेज तो मजबूत होनी ही चाहिए ना। तो दोस्तों चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आश्विन, कार्तिक, माघशीर्ष, पौष, माघ, फागुन, ये हो गए 12 महीने। अब उसके बाद चर्चा करते हैं कि पक्ष कौन कौन से पड़ते हैं। दो पक्ष पड़ते हैं। ये दो पक्षों के नाम है, एक है कृष्ण पक्ष और एक पड़ता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण यानी श्याम वर्ण, श्याम वर्ण किसका है? भगवान श्री कृष्ण का, यानी कि काला रंग। ठीक है, ऐसे समझिए, इसलिए इसका नाम कृष्ण पक्ष पड़ा, कृष्ण पक्ष पड़ा। और दूसरा क्या पक्ष पड़ता है? शुक्ल पक्ष, शुक्ल यानी उजाला। ठीक है, समझ गए आप? शुक्ल पक्ष यानी उजाला, कृष्ण पक्ष यानी अंधेरा। तो दोस्तों अब ये कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष क्यों पड़ा, इसका भी डिटेल से पूरा समझिए। ये पूर्णिमा का पूरा चांद निकला। ठीक है, बात को गौर से समझिएगा। ये पूर्णिमा का पूरा चांद निकला, पूरा चमक रहा है। पूर्णिमा का मतलब होता है पूर्ण लालिमा लिए हुए, पूर्ण लालिमा उसको कहते हैं पूर्णिमा। पूरा चांद चमक रहा है। उसके बाद पूर्णिमा के दूसरे दिन से जब चांद धीरे धीरे काला पड़ना शुरू होता है, यानी ढकना शुरू होता है, तो वो कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है, यानी कि काला पक्ष शुरू होता है। ठीक है, ये ढकते 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 15 दिन में चंद्रमा पूरा काला पड़ जाता है, पूरा यानी ढक जाता है। जब चंद्रमा पूरा ढक जाता है तो उसे बोलते हैं अमावस्या। 15-15 दिन की दो पक्ष पड़ती है। ठीक है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 15-15 दिन की। ठीक है, जिसमें अमावस्या और पूर्णिमा आती है। फिर से ध्यान समझिए, पूरा चांद लिया, पूरा चांद जब धीरे धीरे ढकना शुरू हुआ तो कृष्ण पक्ष लग गया। जब चांद पूरा ढक गया तो हो गया वो कृष्ण पक्ष। और जब धीरे 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 चांद खुलना शुरू हुआ, धीरे धीरे फिर रोशनी में आने लगा, चांद खुलना लगा, तो शुक्ल पक्ष लग गया। क्या लग गया? शुक्ल पक्ष। अब चांद खुल रहा है। एक तरफ जब चांद ढक रहा था तो कृष्ण पक्ष लगा था, जब चांद पूरा ढक गया तो अमावस्या हो गई। अब चांद खुल रहा है। अब जब चांद खुलना शुरू हुआ तो धीरे 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 शुक्ल पक्ष चल रहा है, और जब चांद पूरा खुल जाएगा तो हो जाएगी पूर्णिमा। तो दोस्तों यही होती है महीने की शुरुआत, जो कि चांद से चलती है। ये 15 दिन के 15 महीने में 15-15 दिन पे ये दोनों आते हैं। ठीक है, यानी कि हर महीने पूर्णिमा पड़ेगी और हर महीने आपका अमावस्या भी पड़ेगा। ये 15-15 जब जोड़ेंगे तो ऐसे ऐसे करके ये पड़ता जाएगा। तो दोस्तों इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे सारे जो पर्व त्यौहार होते हैं बहुत सारी चीज़ें से जुड़ी हुई है। ये हमारा अपना कैलेंडर है, हमें इसको जानना चाहिए। आज भी व्यापारों में और बैंकिंग क्लोजिंग में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन हम लोग इसको समझ नहीं पाए। ठीक है, इसे समझने की ज़रूरत है। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, आपको पता है बैंकिंग की क्लोजिंग कब होती है? ज़्यादातर व्यापारों की क्लोजिंग कब होती है, बताइए। ठीक है, मैं बताऊँ, 31 मार्च को। 31 मार्च को सारी क्लोजिंग की जाती है। क्यों भाई दिसंबर में क्लोजिंग क्यों नहीं करते? अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से भाई दिसंबर में करना चाहिए, क्योंकि नया वर्ष जनवरी लग रहा है। लेकिन हमारे हिंदी नव वर्ष के हिसाब से चूँकि चैत्र लगना होता है, यानी चैत्र कब लगता है? मार्च अप्रैल में। और हमें ये 31 मार्च को ये क्लोजिंग करनी ही रहती है।
क्योंकि चैत्र में भाई नवरात्र भी पड़ेगा, भाई नया नया महीना खुल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, इसलिए 31 मार्च को क्लोजिंग की जाती है। जबकि चैत्र का महीना भाई मार्च में ही पड़ जाता है, लेकिन चूंकि एक तारीख देनी है ना, तो इसलिए हमारे यहाँ जो है बैंकों में हो चाहे अन्य व्यापारी में भी भाई करते होंगे, जो ओपनिंग करते हैं भाई, क्लोजिंग तो 31 मार्च को हो गई, लेकिन जब ओपनिंग करते हैं तो 1 अप्रैल से गिनती की जाती है, 1 अप्रैल से, ठीक है। तो हमारे सारे कामों की शुरुआत 1 अप्रैल से होती है, नए काम की। अब भाई मुझे एक शिकायत भी है, और इसी 1 अप्रैल को, बात को समझिएगा, इसी 1 अप्रैल को अंग्रेज़ों ने क्या बना दिया पता है? अप्रैल फूल। यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे नववर्ष को, हमारी जो भाई हमारी हिंदी संस्कृति है, हमारा जो 1 अप्रैल से भाई नया साल लिखा पढ़ी शुरू करते हैं, उनको वो बेवकूफ़ों वाला दिन साबित कर दिए। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ भाई, ना ही मैं यहाँ पे कोई राजनीतिक मंच बनाने आया हूँ, लेकिन जो सुनता हूँ समझता हूँ भाई उसकी चर्चा कर रहा हूँ कि हमारे कैलेंडर में, हमारे ज्योतिष में, हमारे शादी विवाह में, यहाँ तक कि कोई किसी का देहांत भी होता है, बच्चा पैदा होने में, जन्म कुंडली में, मरने के बाद ही पूछा था पाँचक नहीं लगा है, ये नहीं लगा है, कैलेंडर यानी हमारे पंचांग का प्रयोग होता है। इसलिए जब हम लोग प्रयोग कर भी रहे हैं लेकिन जानते नहीं हैं, प्रयोग हो रहा है और कर भी रहे, पाचक लगा है, ये लगा है, ये कुंडली है, मांगलिक दोष है, इसमें शादी करो, इस तारीख को शादी की डेट निकलेगी, है ना। क्यों निकलता है? हमारे पंचांग से निकलता है, और हम अपने पंचांग के बारे में ही ठीक से नहीं जानते। तो दोस्तों, मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग हिंदी पंचांग को भी अच्छे से समझ बूझ करके भाई अपने लाइफ में धारण करके आगे बढ़ सकें, चीज़ों को जानें। हम चीज़ों को आगे नहीं ले जाएंगे, चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तो बहुत सारी चीज़ें दिक्कत करेंगी, फिर कैसे होगा भाई। कहीं अगर भाई हमारे स्वामी विवेकानंद जी जैसे लोग थे, महापुरुष थे, विदेशों में जाते थे, जब पूछते थे, बातचीत होती थी ना, तो उनके पास ऐसा नहीं कि केवल कि हिंदी संस्कृति का ही ज्ञान था, वो भाई गीता भी वो पढ़े थे, बाइबल भी पढ़े थे, कुरान भी पढ़े थे, सारी नॉलेज जो महापुरुष बड़े बड़े होते हैं वो सारी बुक, सारी सब कुछ उनको कंठस्थ होता है। महापुरुष वही बनता है जिसको भाई सभी धर्मों का ज्ञान हो, अच्छी अच्छी बातें वही कर सकता है जो सब के बारे में जानता हो। तो दोस्तों, मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि हमें जिस धर्म में हम पैदा हुए भाई, जिस संस्कृति को हम अपनाते हैं, जिसमें पैदा होते हैं, जिसमें हमारा शादी ब्याह होता है, जिसमें हम मरते हैं, सारा प्रक्रिया पंचांग से ही पूरी की जाती है। इसलिए हमारे हिंदी पंचांग को सारे भारतीय संस्कृति को मानने वालों को कम से कम जानना चाहिए, जो नहीं मानते उसको जानना चाहिए। भाई हम लोग जान रहे हैं कि नहीं, हम लोग अंग्रेजी कैलेंडर को जान रहे हैं कि नहीं, क्या जनवरी फरवरी सब जान रहे हैं कि नहीं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बोलते हैं कि नहीं। तो ज्ञान सबका होना चाहिए, किसी भी चीज़ की नॉलेज ना हो ऐसा किसी के जीवन में नहीं होना चाहिए। जब सब कुछ जानेंगे तभी जीवन में तरक्की कर सकेंगे। मैं चाहता हूं दोस्तों, मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करके बस इतना ही कहना चाहता हूं, प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देख करके हमारे हिंदी पंचांग को भी समझ सकें। मैंने अपने भाइयों से पूछा, मैंने अपने भाई 2 भाइयों से पूछा, माँ तो कुछ बता लेंगे भाई, पुराने ज़माने की थोड़ा भाई नॉलेज रखी थी, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी ना के बराबर जानती है, ना के बराबर, और ये बहुत ख़राब बात है। इसलिए हमें अपने पंचांग का ज्ञान होना ही चाहिए। मैं तो ये भी कहता हूँ दोस्तों कि अगर रामानंद सागर जी ने रामायण ना बनाई होती और B.R. चोपड़ा ने महाभारत ना बनाई होती ना, तो शायद हमारी युवा पीढ़ी रामायण महाभारत भी ना जानती कि राम कौन है, लक्ष्मण कौन है, रावण कौन था, मेघनाथ कौन है, कौन क्या है, नहीं जानते। वो मैं रामानंद सागर जैसे भाई व्यक्ति, B.R. चोपड़ा जैसे व्यक्ति जो आज भी नए नए भाई जो रामायण महाभारत बना रहे हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। चलिए कम से कम चलचित्र के माध्यम से लोग कुछ तो जान रहे हैं, लेकिन कोई बुक्स उठा के नहीं पढ़ना चाहता। भाई भगवत गीता ही पढ़िए, थोड़ा कुछ अंश भाई जो टीवी पे भगवान ने कहा उसको सुन लिया, देख लिया, कुछ बातें लोग ग्रहण करते भी हैं। बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, सारी अच्छी चीज़ें बुक्स आती है, सब पढ़िए, उससे सब पढ़िए, सब नॉलेज लीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं फिर अपनी बात को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती जो थे भाई, आर्य समाज के संस्थापक जो है, मैंने पढ़ा था उनके बारे में कि उनका जो है काशी में शास्त्रार्थ हुआ था। लोग शास्त्रार्थ को हार जीत का मुद्दा बना लेते, शास्त्रार्थ हुआ था, वो शास्त्रार्थ में जीत गए थे। नहीं, शास्त्रार्थ का मतलब होता है भाई, शास्त्रार्थ मतलब कि शास्त्रों का अर्थ भाई एक दूसरे से जब होती है तो शास्त्रों का अपना शास्त्र का ज्ञान बांटते हैं, तो वो शास्त्रों की बातों को अन्य लोगों को समझाने में सफल हुए थे। ठीक है, क्यों सफल हुए थे? वो जो मैं उनकी पुस्तक पढ़ रहा था, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने सभी धर्मों के विषय पे प्रकाश डाला।
उसका नाम इसलिए पड़ा सत्यार्थ प्रकाश। सब धर्मों पे, जितने धर्म, सब विषयों पे उन्होंने चर्चा की और सारे विषयों का उन्हें ज्ञान था। सारे में धर्मों, उनको कुरान का ज्ञान, उन्हें गीता का ज्ञान, उन्हें बाइबिल का ज्ञान, उनको चारों वेद का ज्ञान, पुराण का ज्ञान, सब ज्ञान। महापुरुष वही बनता है, सच्चा ज्ञानी वही बनता है जो सबकी नॉलेज रखता हो। तो दोस्तों, तो मैं बस अपनी बात को अब समाप्त कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरी इस वीडियो को आप लोग फॉरवर्ड करें, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है। दोस्तों, मैं नहीं कहता कि सभी चीज़ जान लीजिए, लेकिन बेसिक चीज़ें कम से कम हिंदी पंचांग के बारे में, कम से कम महीनों के बारे में तो जानिए। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष क्या है, पूर्णिमा अमावस्या कैसे पड़ती है, इतना बेसिक तो रखिए कि कल को विदेश में जाएँ भाई, BA, MA, MSc, BTech करके बहुत बड़े नेता बन के हम लोग विदेश गए, पता चला जानते ही नहीं है अपने बारे में कुछ। वो तो सब जान रहे हैं, अपना बक दिए, हम कुछ कह ही नहीं पाए। तो इतने भी नादान नहीं बनना है, ज्ञानी बनना है, समझदार बनना है। कुछ बेसिक, बार बार कह रहा हूँ, प्रारंभिक चीज़ें हमें जानना ही चाहिए। तो दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ, प्लीज़ मेरी इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को अच्छे से अच्छे नॉलेज पहुँच सके। तो दोस्तों, फिर मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जो लोग मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी को प्रेस करना मत भूलिए। तो दोस्तों, फिर मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय प्रयागराज।